नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज साइंस क्लासेज के अंदर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पाचन तंत्र की चर्चा हम कर रहे थे और पाचन तंत्र में हमने लास्ट पार्ट के अंदर पित्तरस वगैरह के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि वाइल्ड जूस क्या होता है, उसका रासायनिक संगठन क्या होता है। आज हम पैंक्रेटिक जूस अग्नाशयी रस की बात करेंगे। अग्नाशयी रस और आंतरी रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम एब्जॉर्बेशन अवशोषण वाला पार्ट के बारे में इसमें बात करेंगे। तो अग्नाशयी रस के बारे में आपको बता चुका था कि अग्नाशयी रस का जो सीक्रेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है। तो अग्नाशयी रस का सबसे पहले हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि पैंक्रेटिक जूस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अग्नाशयी रस की यदि अपन बात करें, पैंक्रिएटिक जूस की रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन की बात करें, सबसे पहले इसकी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति इसकी होती है क्षारीय, पीएच होती है 8। यदि हम प्रकृति के बारे में बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, जिसको एल्कलाइन कहा जाता है। पीएच की बात करें तो पीएच कितनी होती है इसकी, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। एसिनाई कोशिकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय में, उनके द्वारा इनका सीक्रेशन किया जाता है। तो एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा सीक्रेशन होता है। एसिनाई कोशिकाओं द्वारा सीक्रेशन होता है, स्त्राव का कार्य किया जाता है। अग्नाशय से एक नलिका निकलती है जिसको अग्नाशय नलिका कहते हैं, पैंक्रेटिक डक्ट कहा जाता है। उस पैंक्रेटिक डक्ट के द्वारा सबसे पहले अग्नाशयी रस कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी जो होती है, छोटी आंत का भाग, इसको डूडीनम कहते हैं, उस ग्रहणी की दूरस्थ भुजा में आता है। तो अग्नाशयी रस जो होता है, ये अग्नाशयी रस ये अग्नाशयी वाहिनी द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है, अग्नाशय वाहिनी, पैंक्रेटिक डक्ट द्वारा कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो रासायनिक संगठन की बात करें कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है। रासायनिक संगठन की हम बात करें तो इसके अंदर इसका सबसे पहले कुल सीक्रेशन की बात करते हैं कि इसका कुल स्राव कितना होता है। कुल सीक्रेशन कितना होता है, कुल स्राव कितना होता है, तो 500 से 800 ml होता है। कितना होता है, 500 से 800 ml पर डे किसका सीक्रेशन होता है, अग्नाशयी रस का सीक्रेशन होता है। इसके अंदर कुछ अकार्बनिक घटक होते हैं, कुछ कार्बनिक घटक होते हैं। यदि हम बात करें कि अकार्बनिक घटक कौन कौन से होते हैं, तो अकार्बनिक घटकों में हम बात करें तो जैसे इसमें सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये अकार्बनिक घटकों के रूप में पाए जाते हैं। कैल्शियम आयन है इसके अंदर, मैग्नीशियम आयन है, ये सभी किसके रूप में होते हैं, अकार्बनिक घटकों के रूप में पाए जाते हैं। क्लोराइड आयन भी हो सकते हैं, सल्फेट आयन भी हो सकते हैं, ये सभी अकार्बनिक घटकों के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम जल की बात करें तो इसमें जल पाया जाता है लगभग 98.5%। कितना पाया जाता है, 98.5% क्या पाया जाता है, इसके अंदर जल उपस्थित होता है। आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर कार्बनिक घटक कौन कौन से पाए जाते हैं। कार्बनिक घटकों की यदि हम बात करें जिनमें कार्बन पाया जाता है, उन्हें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो कार्बनिक घटकों की यदि हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की हम बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो कार्बनिक घटकों के अंदर ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेज, लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, ये सभी एंजाइम जो होते हैं ये किसके रूप में पाए जाते हैं, कार्बनिक घटकों के रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ट्रिप्सिनोजन, एक काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एक पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजन, एक होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अलावा एमाइलेज, माल्टेज,
सुक्रेस, सुक्रेस, लाइपेज, लैक्टेज, सुक्रेस, लाइपेज, लैक्टेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, ये सभी एंजाइम किस में पाए जाते हैं? कार्बनिक घटकों के रूप में पाए जाते हैं। और पॉली न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, ये सभी किसके रूप में होते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के रूप में होते हैं। तो ये तो हमने इसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि ये जो अग्नाशी रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं, इनकी पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है, इनका डाइजेशन एक्शन किस प्रकार से होता है, कौन सा एंजाइम क्या क्या कार्य करता है। तो अग्नाशी रस की हम बात करते हैं, अग्नाशयी एंजाइम्स की पाचक क्रिया। अग्नाशयी एंजाइम्स की पाचक क्रिया। अग्नाशयी एंजाइम्स की पाचक क्रिया की बात करें तो सबसे पहला एक एंजाइम आता है जिसका नाम है ट्रिप्सिनोजन। क्या नाम है दोस्तों? ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिनोजन क्या करता है? सबसे पहले ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये बदलता है ट्रिप्सिन में। किससे बदलता है? ट्रिप्सिन में। ये ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये निष्क्रिय अवस्था में होता है और यहां पर एक एंजाइम काम करता है, किसकी उपस्थिति में होता है ऐसा, जिसको अपन कहते हैं एंटेरोकाइनेज। क्या नाम है? एंटेरोकाइनेज। एंजाइम की उपस्थिति में ट्रिप्सिनोजन किसके अंदर चेंज हो जाता है? ट्रिप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? ये ट्रिप्सिन। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम की सहायता से ट्रिप्सिनोजन किसके अंदर चेंज हो जाता है? ट्रिप्सिन के अंदर चेंज हो जाता है। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम कौन करता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है और ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। ये प्रोटीन को किस में परिवर्तित करता है? पॉलीपेप्टाइड तथा डाइपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? पॉलीपेप्टाइड तथा डाइपेप्टाइड का निर्माण हो जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड के अंदर क्या कर देता है दोस्तों? ये निर्मित परिवर्तित कर देता है। तो पहला हुआ हमारा जिसका नाम क्या है? ट्रिप्सिनोजन। दूसरा एक आता है इसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या नाम है? काइमोट्रिप्सिनोजन। सेकंड नंबर पर आता है इसका नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या नाम है? काइमोट्रिप्सिनोजन के नाम से इसे जाना जाता है। काइमोट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करने वाला एक एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम कहते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन जो है ये काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। किसकी उपस्थिति में? ट्रिप्सिन की उपस्थिति में। तो काइमोट्रिप्सिनोजन की यदि हम बात करें तो काइमोट्रिप्सिनोजन किसकी उपस्थिति में? ट्रिप्सिन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ट्रिप्सिन एंजाइम ये अग्नाशयी रस में ही पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में ये काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। इन दोनों में अंतर क्या है? काइमोट्रिप्सिन तो है दोस्तों सक्रिय अवस्था और ये कौन सी अवस्था है? निष्क्रिय अवस्था है। फिर ये काइमोट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को फिर पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड के अंदर बदल देता है। तो ये फिर प्रोटीन का पाचन करता है और बाद में क्या बन जाते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स तथा डाइपेप्टाइड्स का निर्माण हो जाता है।
किसका निर्माण हो जाता है? पॉलीपेप्टाइड्स तथा डाइपेप्टाइड्स का निर्माण हो जाता है। तो काइमोट्रिप्सिनोजन एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है। काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन एंजाइम किसमें बदल देता है? काइमोट्रिप्सिन बदलता है। काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड के अंदर चेंज कर देता है। आगे हम बात करते हैं, ये एंजाइम जो होता है दोस्तों, याद रखना, काइमोट्रिप्सिन, ये एक तरीके से रेनिन की तरह काम करता है, दूध को दही में परिवर्तित करने की क्षमता भी रखता है। अगला एंजाइम आता है हमारा, जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या नाम है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये भी अग्नाशयी रस के अंदर उपस्थित एक एंजाइम है, कार्बनिक घटक है, जो कि पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल के अंदर बदलता है। किसको बदलता है? पॉलीपेप्टाइड जो बने हैं उनको एमिनो अम्लों के अंदर चेंज करने का काम कौन करता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो पॉलीपेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स को कौन बदलता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम क्या बना देता है? इससे एमिनो अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? एमिनो अम्ल, अमीनो एसिड का निर्माण करता है। चौथा एंजाइम आता है एमाइलेज। कौन सा आता है? एमाइलेज। चौथा एंजाइम आता है जिसका नाम है एमाइलेज, या हम कह सकते हैं एमाइलोप्सिन भी कहते हैं इसको। एमाइलोप्सिन के नाम से जाना जाता है। चौथा एंजाइम है एमाइलेज या एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन एंजाइम क्या काम करता है? स्टार्च का पाचन करता है। ये स्टार्च को माल्टोज शुगर के अंदर बदल देता है। हालांकि स्टार्च का पाचन हमारी मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यहां पर भी एंजाइम देखने को मिलता है। तो स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को किसमें बदल देता है? ये माल्टोज शुगर के अंदर बदलता है। किसमें बदलता है? माल्टोज शुगर के अंदर। यहां पर कौन सा एंजाइम काम करता है? एमाइलेज एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम काम करेगा? एमाइलेज एंजाइम काम करता है। अगला आता है माल्टेज। कौन सा आता है? माल्टेज। माल्टेज एंजाइम। और ये माल्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है दोस्तों? माल्टोज का पाचन करता है, और माल्टोज को ये ग्लूकोज के अंदर बदल देता है। किसमें बदल देता है? ग्लूकोज के अंदर बदल देता है। तो माल्टोज का पाचन करता है ये माल्टोज। कौन सा एंजाइम काम करेगा यहां पर? माल्टेस एंजाइम काम करेगा। क्या बन जाता है इससे? ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। अगला एंजाइम आता है एक लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन करता है, और लैक्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। लैक्टोज एक डाइसैकराइड शर्करा है। डाइसैकराइड दो मोनोसैकराइड इकाइयों से मिलकर बनी होती है। लैक्टोज जो होती है दोस्तों, जिसको मिल्क शुगर कहा जाता है, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनी होती है। तो इसमें जो लैक्टोज शुगर है, लैक्टोज शुगर का पाचन कौन से एंजाइम से होता है? तो लैक्टेज एंजाइम की सहायता से होता है। और लैक्टेज एंजाइम की सहायता से क्या बन जाता है मित्रों? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार लैक्टोज शर्करा का पाचन भी यहां पर हो जाता है। अगला जो एंजाइम आता है उसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज, जिसको स्टीएप्सिन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो 7वें नंबर पर एंजाइम आता है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज, या इसको बोलते हैं स्टीएप्सिन एंजाइम। क्या नाम है? स्टीएप्सिन एंजाइम। ये भी अग्नाशयी रस में पाया जाता है। तो लाइपेज एंजाइम बोलो चाहे स्टीएप्सिन एंजाइम बोलो, ये क्या काम करता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि यकृत से पित्तरस निकलता है, पित्तरस बाइल जूस, जो कि वसा का पायशीकरण करता है। जब वसा का इमल्सिफिकेशन हो जाता है, वसा बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, तो उसको वसा का पायशीकरण कहते हैं। उस पायशीकृत वसा पर कार्य कौन करता है? ये लाइपेज एंजाइम करता है, और पित्त लवण और कैल्शियम आयन के द्वारा ये सबसे ज्यादा उत्तेजित होने का कार्य करता है।
तो ये पायसीकृत वसाओं पर कार्य करता है। किस पर काम करता है ये? पायसीकृत वसाओं, इमल्सिफाइड फैट्स, पायसीकृत वसाओं पर कार्य करने का काम कौन करता है? स्टीएप्सिन एंजाइम करता है या लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। पित्त लवण, बाइल सॉल्ट और कैल्शियम आयन के द्वारा उत्तेजित होता है। ये पित्त लवण, बाइल सॉल्ट तथा कैल्शियम आयनों द्वारा क्या होता है? ये उत्तेजित होता है। कैल्शियम आयनों द्वारा उत्तेजित होता है। तो इसको कहा जाता है लाइपेज या स्टीएप्सिन एंजाइम। क्या कहा जाता है? लाइपेज या स्टीएप्सिन एंजाइम के नाम से जाना जाता है। और वसा का जो पाचन होता है दोस्तों, ये लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। और लाइपेज एंजाइम वसा को किस में तोड़ देती है? बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अंदर बदल देती है। किस में बदल देती है? बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के अंदर बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अगला एक एंजाइम आता है कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। और कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज क्या काम करता है? कोलेस्ट्रॉल को एस्टर में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है? कोलेस्ट्रॉल को एस्टर के अंदर चेंज करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा लेवल पर पूछा जाता है। एक इसमें पॉली न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम भी बताया मैंने। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज के अंदर दो एंजाइम आते हैं, राइबोन्यूक्लिएज, एक आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। ये क्या काम करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को अपघटित करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करते हैं और न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। तो एक एंजाइम अपन लिख सकते हैं जिसको अपन कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइडेज। क्या नाम है? पॉली न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम कहते हैं इसको। इसमें दो एंजाइम आते हैं, राइबोन्यूक्लिएज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। राइबोन्यूक्लिएज और एक आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। क्या काम करते हैं ये? जो न्यूक्लिक एसिड है इस पर क्रिया करता है। ये इस पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। और पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल को किसके अंदर तोड़ देता है? न्यूक्लियोटाइड्स में। किस में तोड़ देता है? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बदल देता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये अग्नाशयी रस में ये विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं जिनके द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये गृहिणी के अंदर पढ़ रहे हैं कि गृहिणी के अंदर डूोडेनम के अंदर कौन कौन से रस के द्वारा या किस किस रस में पाए जाने वाले कौन कौन से एंजाइम्स के द्वारा भोजन का पाचन अंतिम रूप से संपन्न होता है। तो दोस्तों ये इतना लेवल हम लेकर के चल रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि वर्तमान में आप देख रहे हो अभी 2024 में जो पेपर हुए हैं उनमें कितना अच्छा लेवल पूछा जा चुका है। और तो और एक सीईटी जैसी भर्ती परीक्षा जो कि 10+2 पुलिस कांस्टेबल एलडीसी के लिए होती है, उसमें भी क्वेश्चन का लेवल 12th लेवल तक का लेने लग गए। तो सोचो, हम तो रीट है, थर्ड ग्रेड है, एस्टेट वगैरह है, इसके अलावा हम सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, तो इनमें तो लेवल की कोई बात ही नहीं कर सकते। तो कुछ भी लेवल आ सकता है। जब सीईटी जैसे एग्जाम, नॉर्मल जो जनरल वाले एग्जाम होते हैं उनमें इतना लेवल आने लग गया, तो हमें दोस्तों इतने लेवल से बिल्कुल ही घबराना नहीं है। कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये अग्नाशयी रस में विभिन्न पाए जाने वाले क्या थे दोस्तों? एंजाइम थे। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि अग्नाशयी रस जो है इसके सीक्रेशन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशयी रस के सीक्रेशन का नियंत्रण एक नर्व के द्वारा होता है जिसका नाम है वेगस, वेगस तंत्रिका, या फिर हम कह सकते हैं प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो अग्नाशयी रस का नियंत्रण की बात करें हम कि अग्नाशयी रस का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशयी रस का
जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, नियंत्रण होता है, वो एक तो होता है वेगस तंत्रिका के द्वारा और एक परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तो एक तो होता है वेगस तंत्रिका द्वारा और एक इसमें आता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा अग्नाशी रस के स्त्रवण का क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किया जाता है। अग्नाशी रस स्त्रवण का नियंत्रण होता है। अगर हम बात करें दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसमें अग्नाशी रस हो गया, पित्तरस हमारा कंप्लीट हो गया। देखो हम कितने सिस्टम से एक एक चीज को बहुत डिटेल से कंप्लीट कर रहे हैं। यदि इस लेवल से आपने तैयारी कर ली तो आपका एक सिंगल प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, चाहे वो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो, रीट का हो, थर्ड ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड तक का जो भी मैटर है, इसमें सभी क्वेश्चन, ये सभी लेवल दोस्तों हमारे काम का है याद रखना। इनसे संबंधित ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है, फर्स्ट ग्रेड में जो मैटर आता है, हमारे जहाँ जहाँ टॉपिक्स हैं, उन सभी में दोस्तों ये पार्ट हमसे पूछा जाएगा। जब व्याख्याता भर्ती परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी सब्जेक्ट, सेकंड ग्रेड बायोलॉजी, थर्ड ग्रेड रीट, इसके अलावा सीटेट वगैरह, इन सभी के अंदर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो कॉमनली ये पार्ट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से तैयार करना है। टीचर भर्ती में तो हर भर्ती के अंदर ही पूछा जाएगा। आप कोई सा भी ग्रेड दें, चाहे लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा दें, सभी के अंदर ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है और सभी में ये लेवल अपन को पढ़ करके चलना है। अब आगे हम बात करते हैं कि इंटेस्टाइन जूस, आंतरी रस, उसमें उपस्थित कौन कौन से कार्बनिक घटक पाए जाते हैं, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों इंटेस्टाइन जूस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंटेस्टाइन जूस के बारे में हम बात करेंगे, आंतरी रस के बारे में बात करेंगे। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं थोड़ा सा, आंतरी रस में उपस्थित कार्बनिक घटक एवं एंजाइम। आंतरी रस की प्रकृति वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं। शक्कस एंटेरिकस कहते हैं इसको। ब्रूनर्स ग्लैंड्स और लीवर कुहन की गर्तिकाओं के द्वारा इसका सीक्रेशन होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए वहां पर अभी दोबारा अपन नहीं बता रहे हैं। आगे अपन इसमें मेन चीज है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आंतरी रस में उपस्थित कार्बनिक घटक एवं एंजाइम कौन कौन से हैं? आंतरी रस में उपस्थित कार्बनिक घटक एंजाइमों की बात करें तो सबसे पहला एक आता है दोस्तों जिसका नाम है म्यूसिन। क्या नाम है? म्यूसिन। म्यूसिन क्या काम करता है दोस्तों? भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है, स्मूथ बनाता है ये। तो इसका कार्य क्या है? भोजन को लसलसा बनाना। भोजन को लसलसा बनाने का कार्य कौन करता है? म्यूसिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? म्यूसिन। दूसरा आता है एंटेरोकाइनेज। अभी हमने पढ़ा था एंटेरोकाइनेज के बारे में। एंटेरोकाइनेज क्या नाम है? एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज क्या काम करता है दोस्तों? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। और ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहाँ होता है? ये आंतरी रस में होता है। कहाँ पर होता है? आंतरी रस में होता है। एंटेरोकाइनेज एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन एंजाइम में बदलने का कार्य करता है। पढ़ चुके हैं हम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में। निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय ट्रिप्सिन एंजाइम में बदलना, ये कार्य किसका होता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम का होता है। अगला हम बात करते हैं इरेप्शन। तीसरा कौन सा आता है? इरेप्शन। थर्ड नंबर पर एक एंजाइम है जिसका नाम है इरेप्शन एंजाइम। इरेप्शन एंजाइम दोस्तों ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को एमिनो अम्लों के अंदर बदलता है। वैसे हम बात करें तो इरेप्शन के अंदर ये इरेप्शन क्या होता है दोस्तों? ये एमिनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज एंजाइम का समूह होता है। ये एमाइनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज का एंजाइम का समूह होता है। एमिनो पेप्टाइडेज प्लस
डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम का समूह होता है। एमिनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज एंजाइम का समूह क्या कहलाता है? एरेप्शन कहलाता है, याद रखना। ये प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स का पाचन करता है, जिससे डाइपेप्टाइड्स बन जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं। फिर डाइपेप्टाइड जो होते हैं लास्ट में जाकर के किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल के अंदर बदल जाते हैं। यदि हम सीधा लिखें तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, एरेप्शन, और प्रोटीन का पाचन होकर के लास्ट में जाकर के क्या बन जाते हैं दोस्तों? इससे अमाइनो एसिड बन जाते हैं, एमिनो अम्लों का निर्माण हो जाता है। तो तीसरा एंजाइम कौन सा हुआ? हमारा एरेप्शन हुआ। चौथा एक एंजाइम आता है जिसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है दोस्तों? माल्टेज। माल्टेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माल्टोज का पाचन करता है ये, और माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर बदल देता है। एक एंजाइम आता है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम क्या काम करता है? ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? माल्टेज एंजाइम करता है। कौन सा करता है? माल्टेज। यहां पर आता है एरेप्शन एंजाइम। कौन सा एंजाइम आता है? एरेप्शन एंजाइम। और ये कौन सा है? माल्टेज एंजाइम। अगला आता है इसमें सुक्रेस एंजाइम। कौन सा आता है? सुक्रेस। इसको इन्वर्टेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। इन्वर्टेज एंजाइम भी कहते हैं। ये सुक्रोज का पाचन करता है और सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर बदल देता है। एक बार पटवारी में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को किसमें चेंज कर देता है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के अंदर चेंज कर देता है। तो अगला जो एंजाइम आता है हमारा 5th नंबर पर, उसका नाम है सुक्रेस। क्या नाम है? सुक्रेस एंजाइम। ये सुक्रेस एंजाइम किसका पाचन करेगा? सुक्रोज का। सुक्रोज का पाचन करेगा। यहां पर कौन सा एंजाइम काम करता है? सुक्रेस प्लस इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का निर्माण हो जाता है। इसलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो एंजाइम आता है उसका नाम है लैक्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आता है? लैक्टेज एंजाइम। ये लैक्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? दूध का। और दूध में भी लैक्टोज शुगर का पाचन करता है। कौन सी शुगर का पाचन करता है? लैक्टोज शुगर का पाचन करता है। और लैक्टोज शुगर को ये किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। इसका नाम है लैक्टेज एंजाइम। क्या नाम है? लैक्टेज एंजाइम। अगला जो आता है उसका नाम है दोस्तों लाइपेज एंजाइम। अगला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज एंजाइम। तो दोस्तों इस प्रकार भोजन का अंतिम रूप से पाचन हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। और लाइपेज एंजाइम दोस्तों वसा का लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन यहां पर लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है, जिसके दौरान मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। मोनो तथा डाइग्लिसराइड प्लस बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, इन सभी का निर्माण होता है। कौन सा एंजाइम करता है? ये लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। फिर एक आता है इसमें पॉली न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। पॉली न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम।
पॉली न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स में बदलता है। ये न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक एसिड को किसमें चेंज कर देता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बदल देता है। न्यूक्लियोटाइड्स में बदलने का काम करता है कौन? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम। एक एंजाइम आता है यहां पर जिसका नाम है फास्फेटेज। क्या नाम है? फास्फेटेज। फास्फेटेज एंजाइम क्या काम करता है? ये न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड के अंदर बदल देता है। फास्फेटेज। फास्फेटेज क्या काम करेगा? इस न्यूक्लियोटाइड्स का तोड़ेगा, इस न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फोरिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ देता है किसके अंदर? न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फोरिक अम्ल के अंदर ये टूट जाता है और फिर न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम होगा वो न्यूक्लियोसाइड को पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षारक के अंदर बदल देता है। तो न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड, ये बिल्कुल अपने ग्रेजुएट तक का जो एंजाइम है ना वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं पर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, और ये न्यूक्लियोसाइड का पाचन करता है, ये न्यूक्लियोसाइड को तोड़ता है। ये न्यूक्लियोसाइड को तोड़ता है और न्यूक्लियोसाइड टूटने के बाद पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक का निर्माण हो जाता है। पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? नाइट्रोजन क्षारक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार आंत्र में उपस्थित या आंत्रीय रस में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा आंत्र में उपस्थित भोजन के जितने भी जटिल अवयव हैं वो सभी इन एंजाइम्स के द्वारा सरलतम अणुओं में टूट जाते हैं और इस प्रकार दोस्तों पाचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो पाचन के अंदर पित्तरस का योगदान क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। अग्नाशयी रस का क्या योगदान है, अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आंतरी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आंतरी रस, अग्नाशयी रस, पित्तरस, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ये कंप्लीट जानकारी हमने यानी पाचन की प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और जब गृहिणी में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है तो अब जो आमाशय से जो कायम आया था गृहिणी में, अब ये बदल जाता है काइल के अंदर। किसके अंदर बदल जाता है? काइल के अंदर बदल जाता है। फिर ये काइल जाएगा दोस्तों बड़ी आंत में। कहां जाएगा? बड़ी आंत में। हालांकि पहले जाने से पहले, बड़ी आंत में जाने से पहले काइल में से पोषक पदार्थों का क्या होगा दोस्तों? अवशोषण होगा, एब्जॉर्बेशन की क्रिया होगी। तो पोषक पदार्थों का अवशोषण में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का, खनिज लवण का, जल का एब्जॉर्बेशन कहां कहां पर होता है, कौन सी संरचनाओं के द्वारा होता है, ये सारी चर्चा पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने यहां तक के पार्ट में हमने ये पढ़ लिया है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें अंतर्ग्रहण हो गया है और पाचन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका सबसे बड़ा पोर्शन था वो पाचन ही है। अब तो हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। अभी तो हमने केवल पाचन यहां तक कंप्लीट कर लिया है। और गृहिणी में भोजन पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? गृहिणी में, डूडीनम में, गृहिणी में जो कायम आया था आमाशय से, ये कायम पाचन के पश्चात, गृहिणी में कायम पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। क्या कहलाता है? काइल। अब ये काइल में से पहले तो अवशोषण होगा और अवशोषण के बाद ये कहां जाएगा दोस्तों? बड़ी आंत के अंदर जाता है। अगर हम बात करें जिस प्रकार हमने अग्नाशयी रस के स्राव के नियंत्रण की बात करी, तो यहां पर एक पॉइंट और नोट करना है हमें, इस आंतरी रस के स्राव का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आंतरी रस के स्राव के नियंत्रण की हम बात करें तो ये केवल हार्मोन के द्वारा होता है। यहाँ पर 2 हार्मोन काम करते हैं, एंटेरोक्राइनिन और डियोक्राइनिन। इन हार्मोन के द्वारा
आंतररस का नियंत्रण होता है। कौन कौन से? एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन कौन सा हार्मोन है दोस्तों? एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन। और एक आता है ड्यूओक्राइनिन। ड्यूओक्राइनिन। ये जो हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स के द्वारा आंतरीय रस का, इंटेस्टाइन जूस का क्या होता है दोस्तों? नियंत्रण होता है या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कार्य होता है। तो ये चर्चा दोस्तों आज के पार्ट में हमने की है कि अग्नाशी रस और आंतरिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन अंतिम रूप से किस प्रकार से ग्रहणी वाले पार्ट में संपन्न होता है। तो पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें आहार नाल से स्त्रवित कुछ हार्मोन्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे, अवशोषण की बात करेंगे, स्वांगीकरण की बात करेंगे और फिर इसमें आगे बड़ी आंत वाला पार्ट भी हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं तक रहेगी। इसके बाद की चर्चा अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। धन्यवाद।